हेलो दोस्तों, आज हम लोग करेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू आईपीसी, सिंक्रोनाइजेशन एंड कंकरेंसी। ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है 1 नंबर का वो ये है। सबसे पहले देखो क्रिटिकल सेक्शन होता क्या है। क्रिटिकल सेक्शन होता है द पोर्शन ऑफ प्रोग्राम टेक्स्ट वेयर द शेयर्ड वेरिएबल और शेयर्ड रिसोर्सेस आर प्लेस्ड। ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन इज अ प्रोग्राम सेगमेंट वेयर शेयर्ड रिसोर्सेस आर एक्सेस्ड। ठीक है। और थोड़ा सा हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में ऐसे बता दे रहे हैं। ठीक है, मान लो तुम्हारा ये 2 प्रोग्राम है, एक है तुम्हारा P1 प्रोग्राम और एक है तुम्हारा P2 प्रोग्राम। ठीक है, तो क्रिटिकल सेक्शन में क्या होता है, क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, प्रोग्राम का वो वाला पार्ट जो दोनों में कॉमन हो, वो होता है तुम्हारा क्रिटिकल सेक्शन। जैसे मान लो यहाँ पे है काउंट प्लस प्लस, ठीक है, और यहाँ पे है तुम्हारा काउंट माइनस माइनस। ठीक है, तो ये जो है दोनों में देखो, ये वाला जो वेरिएबल है दोनों में शेयर हो रहा है, ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा क्या हुआ, ये तुम्हारा क्रिटिकल सेक्शन हुआ। और क्रिटिकल सेक्शन में होता क्या है कि क्रिटिकल सेक्शन में एक समय में एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जा सकती है। ठीक है, देखो क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, जो कॉमन वाला पार्ट होता है दोनों में वो क्रिटिकल सेक्शन होता है। ठीक है, एक समय में एक ही प्रोसेस जो है क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करेगी। अगर दोनों साथ साथ एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो वो आ जाएगी, इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी। ठीक है, काउंट प्लस प्लस से जो आउटपुट आएगा, ठीक है, काउंट प्लस प्लस से जो आउटपुट आएगा वो P2 क्या करेगा, फिर वो P2 लेगा। देखो दोबारा से समझाते हैं। मान लो ये एक प्रोग्राम है P1, ठीक है, और ये तुम्हारा है प्रोग्राम P2। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे काउंट प्लस प्लस है। ठीक है, यहाँ पे है मान लो तुम्हारा काउंट माइनस माइनस। ठीक है, तो दोनों ही क्या करेंगे, दोनों ही तुम्हारे क्या है, काउंट को क्या करेंगे, काउंट वेरिएबल को एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो जो काउंट की जो वैल्यू है वो यहाँ पे कोई मेमोरी होएगी ना, शेयर्ड मेमोरी, वहीं पे तो काउंट की वैल्यू प्लेस होएगी। ठीक है, तो जो शेयर्ड देखो जो काउंट की वैल्यू आएगी, ठीक है, वो यहाँ पे एक मेमोरी में स्टोर होएगी। ठीक है, इसका जो आउटपुट आएगा, ठीक, वो यहाँ स्टोर होएगा। उसके बाद जब P2 को जरूरत होएगी तो P2 ये वाले काउंट की वैल्यू को क्या करेगी, माइनस माइनस करेगी। ठीक है, यही तो होता है। ठीक है, अगर दोनों एक साथ मेमोरी को एक्सेस करेंगे, इस मेमोरी को एक्सेस करेंगे तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी। ठीक है, तो वो हम आगे देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा जो प्रोग्राम में जो कॉमन वाला पार्ट होता है, 2 प्रोग्राम है, दोनों प्रोग्राम में जो कॉमन वाला पार्ट है, ठीक, जैसे काउंट इसमें भी है काउंट इसमें भी, तो वो तुम्हारा होता है क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, तो ये दोनों सेम है, तो ये क्या है तो काउंट ये भी है काउंट ये भी है, तो दोनों क्या है, सेम मेमोरी एक्सेस करेंगे। ठीक है, पहला देखो, ये जो हम तुमको इतना कहानी बता रहे हैं ना, इससे तुम्हें क्या फायदा होगा, देखो इससे जो तुम्हारे आगे वाले क्वेश्चंस है ना वो भी इसी से ही सॉल्व हो जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, जैसे काउंट प्लस प्लस है, ऐसे ऐसे लग रहा है। ठीक है, तो काउंट प्लस प्लस एक्चुअल में, जो काउंट प्लस प्लस है वो एक्चुअल में कैसे, मतलब असेंबली लैंग्वेज में कैसे होता है, काउंट प्लस प्लस एक लाइन में नहीं होता। ठीक है, तो जो तुम्हारा काउंट प्लस प्लस है, देखो पहले क्या होएगा, पहले तुम्हारा मूव काउंट आर नॉट होएगा। ठीक, दूसरा होएगा इंक्रीमेंट आर नॉट। ठीक, तीसरा होएगा मूव आर नॉट काउंट। ठीक, ये है तुम्हारा रीड, ये है तुम्हारा चेंज, ठीक है, ये है तुम्हारा अपडेट। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी होएगा। ठीक, लिख देते हैं जल्दी जल्दी। वैल्यू है, ठीक है, हम लोग कौन सी, देखो प्रोसेस में कोई सी भी शेड्यूलिंग यूज हो सकती है ना, प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग भी यूज हो सकती है। लेट्स सी हम लोग प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग यूज करते हैं। प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी प्रोसेस जो है हम क्या करते हैं, बीच में भी रोक सकते हैं। ठीक है, प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग यूज कर रहे हैं। ठीक है, मान लो पहले जो तुम्हारी काउंट की वैल्यू है वो तुम्हारी क्या है, 5। ठीक, ये तुम्हारा P1 प्रोग्राम है, ये तुम्हारा P2 है। ठीक है, तो देखो मान लो पहले तुम्हारी काउंट की वैल्यू 5 है, तो पहला ये 1 चलेगा। ठीक, तो आर नॉट
आर नॉट में क्या तुम पहले मान लो 1 2 3 चलाया, ठीक है, P2 में भी तुमने 1 2 3 चलाया, पहले ये वाला प्रोग्राम खत्म कर लिया, उसके बाद P2 चलाया। तो देखो, तो आर नॉट की वैल्यू क्या होगी 5, ठीक। फिर इंक्रीमेंट आर नॉट इंक्रीमेंट होएगा तो कितना हो जाएगा 5 + 6 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, ठीक है। अब फिर यहाँ पे R1 में क्या आएगा 6, डिक्रीमेंट R1, तो क्या हो जाएगा R1 की वैल्यू 5, ठीक है, ठीक, ठीक है। मूव R1 टू काउंट, ठीक है, तो काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, R1 की वैल्यू को कहाँ मूव कर देंगे काउंट में, ठीक, ठीक है। तो काउंट की वैल्यू जब R1 में स्टोर हो गई, ठीक है, तो R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R1 की वैल्यू 5 थी, वो काउंट में स्टोर हो गई, तो पहले 5 हुआ, फिर 6 हुआ, देन 5 हुआ, ठीक है। तो मतलब इसमें इनकंसिस्टेंसी नहीं आई। देखो बात भी वही है कि 5 को क्या है, एक बार बढ़ना है, एक बार घटना है। तो अगर 5 को एक बार बढ़ाएंगे तो 6 हो जाएगा, एक बार घटाएंगे तो फिर से 5 हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो पहले घटाएंगे भी तो पहले क्या होएगा 4 हो जाएगा, फिर बढ़ाएंगे तो 5 हो जाएगा। तो मतलब इनकंसिस्टेंसी नहीं आ रही, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरा, ठीक है। अब हम प्रोग्राम को ऐसे चलाते हैं, क्योंकि प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग यूज कर रहे हैं। प्रीएम्प्टिव का मतलब बीच में भी हम, मान लो पहली लाइन एग्जीक्यूट करी और दूसरी करी। प्रीएम्प्टिव का मतलब क्या है, कोई भी प्रोसेस जो है अगर ज़्यादा प्रायोरिटी वाली आ गई तो उस प्रोसेस को थोड़ी देर के लिए क्या है, मतलब उसमें जाना पड़ता है, किसमें, रेडी में, ठीक है। तो मान लो ये वाली प्रोसेस यहाँ तक ही एग्जीक्यूट हो पाई, ठीक है। उसके बाद ये वाली ज़्यादा प्रायोरिटी वाली प्रोसेस आ गई P2, तो ये जाएगी, तो ये यहाँ पे रुक जाएगी, ठीक है। तो P1 की वैल्यू देखो, काउंट की वैल्यू क्या है, आर नॉट में स्टोर हो गई तो 5, इंक्रीमेंट भी हो गया, ठीक है, इंक्रीमेंट भी हो गया, आर नॉट की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 5, ठीक है। इंक्रीमेंट तो हो गया लेकिन अपडेट नहीं हुआ, ठीक है। आर नॉट की वैल्यू जो है तुम्हारी 5 है, लेकिन जो काउंट की वैल्यू है वो, देखो आर नॉट की वैल्यू 6 हो गई, ठीक है, लेकिन अपडेट नहीं हुआ। तो जो काउंट की वैल्यू क्या थी पहले 5 है, काउंट की वैल्यू क्या थी पहले 5 है, तो 5 ही रहेगी, ठीक है। काउंट की वैल्यू चेंज नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, काउंट की वैल्यू अपडेट नहीं हुई है, ठीक है, ठीक, ठीक है। तो अब इसका नंबर आ गया, तो अभी भी काउंट की वैल्यू क्या थी 5, तो R1 की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। सॉरी, यहाँ से देखो तुम्हें बताते हैं, गड़बड़ हो गया होगा, पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। मान लो 1 2 3 चलाते हैं, देन P1 को हम 3 चलाते हैं, ठीक है। अब देखो P1 हमारा चला 1 2, ठीक है, काउंट की वैल्यू हमारी स्टार्टिंग में 5 थी, ठीक है। तो काउंट की वैल्यू 5 थी, ठीक है, आर नॉट की वैल्यू जो है यहाँ पे 5 हो गई, ठीक। तो आर नॉट की वैल्यू कितनी हो गई 5, ठीक है, लेकिन काउंट की वैल्यू अभी भी 5 है, क्योंकि हमने यहाँ के बाद प्रीएम्पशन कर लिया। प्रीएम्पशन का मतलब रोक दिया, अब दूसरी प्रोसेस का नंबर आ गया, ठीक है। जब इसको हमने रोक दिया तो काउंट की वैल्यू अभी भी अपडेट नहीं हुई है, क्योंकि ये वाली लाइन हमने एग्जीक्यूट ही नहीं करी है। तो काउंट की वैल्यू कितनी रहेगी, अभी भी काउंट की वैल्यू जो है अभी भी 5 रहेगी, ठीक। काउंट की वैल्यू कितनी है अभी भी 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखो काउंट की वैल्यू कितनी है 5, ठीक, R1 में गई 5, तो डिक्रीमेंट किया मैंने कितना, काउंट की वैल्यू डिक्रीमेंट हुई, R1 की वैल्यू डिक्रीमेंट हुई कितनी हो गई 4, ठीक है। अब R1 की वैल्यू हमने काउंट में मूव करवा दी, तो काउंट की वैल्यू कितनी आ गई, काउंट की वैल्यू हो गई 4, ठीक। R1 4 है ना, तो काउंट देखो, काउंट की वैल्यू यहाँ पे अपडेट नहीं हुई थी, ठीक है। देखो काउंट की वैल्यू पहले कितनी थी 5, ठीक। तो अभी भी काउंट की वैल्यू 5 ही रहेगी, क्योंकि हमने काउंट की जो वैल्यू है वो अपडेट नहीं करी है। आर नॉट की वैल्यू इंक्रीज हुई है, लेकिन काउंट की वैल्यू अभी भी वही रही है। तो आर नॉट की वैल्यू 6 हुई थी, ठीक है, लेकिन काउंट की वैल्यू क्या है अभी भी, ये वाली लाइन हमने एग्जीक्यूट ही नहीं करी, 5 है, तो ठीक है। अब काउंट की वैल्यू 5 थी, तो R1 में कितना स्टोर हो गया तुम्हारा 5, ठीक है। R1 में 5 स्टोर हुआ, तो डिक्रीमेंट R1, तो R1 की वैल्यू कितनी हो गई 4, कितनी हो गई 4, ठीक है। अब देखो R1 की जो वैल्यू है वो मैंने कहाँ पे मूव करवाई, काउंट में, ठीक है। तो R1 की वैल्यू जब मैंने काउंट में मूव करवाई तो क्या होगा, R1 की वैल्यू 4 है, तो काउंट की वैल्यू इधर से क्या आ गई 4, ठीक, काउंट की वैल्यू 4 आ गई। अब काउंट की वैल्यू 4 है, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे बोल रहा है आर नॉट की वैल्यू हमने यहाँ पे कितनी कर दी थी, 6 कर दी थी,
लेकिन काउंट की वैल्यू नहीं बढ़ाई थी। तो अब इसका नंबर है, अब आर नॉट की वैल्यू कितनी है 6, तो काउंट में कितना अपडेट होगा जाके 6, तो यहाँ से काउंट की वैल्यू कितनी आ गई 6, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे काउंट की वैल्यू कितनी आ गई 6, ठीक है। तो पहले 5 थी काउंट की वैल्यू, इधर जाके काउंट की वैल्यू 4 हो गई, लेकिन यहाँ पे आर नॉट की वैल्यू कितनी थी 6, तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू फिर से 6 हो गई, ठीक है। तो ये देखो ये आंसर जो है इनकंसिस्टेंट वैल्यू है। अगर कोई भी वैल्यू है, अगर एक बार बढ़ेगी एक बार घटेगी तो उतनी रहेगी ना। जैसे 5 है, 5 को एक बार बढ़ाया तो 6 हुआ, फिर घटाओगे तो 5 ही रहेगी ना। तो किसी भी वैल्यू को अगर हम बढ़ाते हैं फिर उतना ही घटा देते हैं तो वो वैल्यू बदलती नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है वैल्यू बदल गई है, मतलब इनकंसिस्टेंट वैल्यू। इनकंसिस्टेंट वैल्यू का मतलब क्या है, ये रॉन्ग वैल्यू है, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो क्रिटिकल सेक्शन है, क्रिटिकल सेक्शन को एक बार में एक प्रोसेस ही एग्जीक्यूट करेगी, जिससे क्या है इनकंसिस्टेंसी ना आए, ठीक है। ये क्रिटिकल सेक्शन का मेन वो होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक। अब देखो एक और तरह से चला के दिखाते हैं तुम्हें। मान लो P1 को 1 2 चलाया, पहले हम पूरा लिख देते हैं, ठीक है। फिर P1 चलाया, ठीक। पहले हमने क्या किया, P1 को पहला और दूसरा चलाया तो काउंट की वैल्यू 5 थी, तो ठीक है आर नॉट काउंट की वैल्यू 5 थी, तो यहाँ पे आर नॉट में कितना स्टोर हो गया जाके 5, यहाँ पे आर नॉट में 5, ठीक। दूसरा चलाया तो और आर नॉट की वैल्यू कितनी हो गई 6, लेकिन काउंट की वैल्यू अभी भी चेंज नहीं हुई, काउंट की वैल्यू अभी भी 5 है, ठीक है। इसके बाद इनने क्या किया, प्रीएम्पशन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरा देखो यहाँ पे है 1 2 चलाएंगे, ठीक है, 1 2 चलाओ, काउंट की वैल्यू अभी भी चेंज नहीं हुई, तो यहाँ पे R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, काउंट की वैल्यू 5 थी तो R1 की वैल्यू भी इधर से इधर जाएगी, वैल्यू 5 आ जाएगी। डिक्रीमेंट R1, तो R1 कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। फिर इन्होंने यहाँ प्रीएम्पशन कर दिया, मतलब फिर से इसका नंबर आ गया, ठीक है। अब आर नॉट की वैल्यू यहाँ कितनी थी 6, तो काउंट की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 6, काउंट की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 6, ठीक है। तो मतलब इस पॉइंट पे काउंट की वैल्यू आ गई 6, ठीक है। अब यहाँ पे R1 में तुमने कितना स्टोर किया था 4, तो यहाँ इधर जाके काउंट की वैल्यू कितनी आएगी R1 में, R1 की वैल्यू जो है काउंट में स्टोर हो जाएगी जाके, तो काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, ठीक है। पहले काउंट की वैल्यू थी 5, फिर यहाँ जाके काउंट की वैल्यू होगी 6, फिर हो गई 4, यही तो हो गई। लेकिन एक्चुअल में अगर कोई चीज एक बार घट रही हो और एक बार बढ़ रही हो तो वो वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है, वही रहती है। तो देखो यहाँ पे काउंट की वैल्यू आ रही 4, ठीक है। इधर काउंट की वैल्यू जब हमने एग्जीक्यूट करा था तो क्या आ रही थी 6 आ रही थी, ठीक है। तो देखो कभी आउटपुट आ रहा 4, कभी आ रहा 6, कभी आ रहा 5, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेस कंडीशन। रेस कंडीशन का मतलब क्या होता है, जो आउटपुट है तुम्हारा वो इस चीज पे डिपेंड करेगा कि कैसे प्रोसेस को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो रेस कंडीशन की एक डेफिनेशन होती है, लिखते हैं रेस कंडीशन, ठीक। रेस कंडीशन मीन्स होता है फाइनल आउटपुट डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर इन विच प्रोसेस इज एग्जीक्यूटेड, ओके, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही था, देखो कहाँ गया, कुछ ज्यादा ही मैंने कहानी बता दी ना, इतना तो आप लोगों को आते ही होगा, पहले से ही पढ़े होगे, ठीक है। when the result of a computation depends on the speed of the process involved, there is said to be, उसको क्या बोलते हैं, रेस कंडीशन। मतलब जो रिजल्ट है वो डिपेंड करे प्रोसेस की स्पीड पे, मतलब कभी मान लो पहले वाली प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही, फिर दूसरी वाली, फिर उसका नंबर आ गया, मतलब क्या है कि ये डिपेंड कर रहा है कि किस तरह से प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेस कंडीशन, ठीक है, ठीक। अब ये वाला अकाउंटिंग सीमाफोर वाज इनिशियलाइज्ड टू 10, देन 6p वेट ऑपरेशन एंड 4v ऑपरेशन वर completed on this semaphore, the resulting value of the semaphore, ठीक है। ये बहुत आसान होता है क्वेश्चन करना, ठीक है। जैसे देखो पहले सीमाफोर की वैल्यू कितनी दी गई तुम्हें, सीमाफोर की जो वैल्यू है वो तुम्हें दी गई 10, ठीक है। P और वेट का मतलब होता है, या P का मतलब होता है डिक्रीज करना उतनी वैल्यू, ठीक है। और V और सिग्नल का मतलब होता है वैल्यू को इंक्रीज करना, ठीक। अब देखो 6p है,
मतलब 6 घटाना है, तो 10 में से 6 गया 4, ठीक। और फिर क्या है 4b, सिग्नल माने बढ़ाना है, तो 4 बढ़ा दो। 4 में 4 जब जोड़ दोगे, 4 में जब 4 ऐड करोगे तो कितना आएगा 8। तो इसका जो आंसर आएगा, द रिजल्टिंग वैल्यू ऑफ द सीमाफोर इज 8, ठीक है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को सीमाफोर के बारे में तो पता ही होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बताना, मैं थ्योरी भी एक्सप्लेन कर दूंगी। वैसे आप लोगों को ये आता ही होगा, ठीक है, आप थ्योरी पढ़ ही लिए होगे, ठीक है, तभी क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट M0 डैश 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 M4 बी म्यूटेक्सिस बाइनरी सीमाफोर एंड इतनी प्रोसेस है P0 से लेके P4 तक, ठीक है। सपोज ईच प्रोसेस PI एग्जीक्यूटेड द फॉलोइंग वे, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, वेट MI, I की वैल्यू है 0 से 4 तक, ठीक है। तो I की वैल्यू हमें दी गई है 0 से 4 तक है, ठीक है। तो तो वेट को देखो, वेट और P का मतलब होता है सेम, वेट का मतलब भी होता है घटाना, P का मतलब भी होता है घटाना, ठीक है। सिग्नल और V का मतलब होता है सेम, मतलब इंक्रीज करना, ठीक है। तो जहाँ वेट लिखा है वहाँ P यूज करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा अगर हम वेट लिखेंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो पहला है M0, 0 के लिए लिखो, ठीक है। तो P M0, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, ठीक है। तो ये लिखा है सपोज ईच प्रोसेस PI एग्जीक्यूटेड द फॉलोइंग में। तो PI माने P0, पहले हम प्रोसेस ले रहे हैं कौन सी P0, तो P0 कैसे एग्जीक्यूट हो रही है, पहले ऐसे, ठीक है। तो आएगा वेट की जगह P लिखा है, ठीक है। फिर दूसरी लाइन की क्या है, P MI प्लस 1, 0 प्लस 1 मॉड 4, तो कितना आएगा 0 M1, ठीक, यही तो आएगा। I प्लस 1 मॉड 4 क्या होता है, I प्लस 1 मॉड 4, मॉड का मतलब क्या होता है, मॉड का मतलब होता है रिमाइंडर, तो ठीक है 0 1, देखो 1 को अगर 1 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 ही तो आएगा, ठीक है। इसका मतलब होता है रिमाइंडर कितना आ रहा है, ठीक है। ये P0 के लिए है, ठीक है। इसको बाद में लिखेंगे क्योंकि प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग भी यूज करते हैं ना कभी कभी बीच में ही, तो ठीक है। तो P1 में क्या आएगा, देखो P M1, ठीक है। 1 प्लस 1 2 मॉड 4, 2 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 2, ठीक है। ये आपको आता होगा, इंजीनियरिंग कर लिए हो तो आता ही होगा। तो 4 है ना प्रोसेस, P 2 1 3, तो आएगा इसका M3, ठीक है 3, ठीक है। 3 प्लस 1 4 मॉड 4, 4 को अगर 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा ना, ठीक। P4 टोटल कितनी प्रोसेस है, M1, ठीक है, ठीक है। उसके आगे मतलब ये भी है रिलीज का, ठीक है। तो पहले हम ये बताते हैं, दिस कुड बी कॉज थ्रेसिंग, ठीक है। थ्रेसिंग वगैरह हम लोग पढ़ेंगे मेमोरी मैनेजमेंट में, ठीक है। जब मेमोरी मैनेजमेंट के क्वेश्चंस कराएंगे तब हम बताएंगे थ्रेसिंग क्या होता है, ठीक है। अब डेडलॉक चेक करो, ठीक है, स्टारवेशन और इनमें से क्या पॉसिबल है, ठीक है। ठीक, देखते हैं, ठीक। सबसे पहले ये क्या है, बाइनरी सीमाफोर। बाइनरी सीमाफोर का मतलब होता है M0 M4 V म्यूटेक्सिस, म्यूटेक्सिस का मतलब है बाइनरी सीमाफोर, ठीक है। तो M0 और ये जो M1 है इनकी वैल्यू या बाइनरी का मतलब क्या होता है, दो, या तो 0 होएगी वैल्यू या 1 होएगी, ठीक है। ये तो है, या तो 0 होएगी या 1 होएगी, ठीक है। अब देखो सबकी वैल्यू, ठीक, और बाइनरी सीमाफोर में देखो सबकी वैल्यू जो है वो नहीं हो सकती, क्या नाम है उसका, स्टार्टिंग में सबकी वैल्यू 0 थोड़े ना होगी। अगर 0 होएगी स्टार्टिंग में, मान लो अगर M0 की वैल्यू 0 हो गई, ठीक, 0 हो गई तो ये प्रोसेस एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, ठीक। तो स्टार्टिंग में हम लोग क्या क्या 0 है, तो देखो बाइनरी सीमाफोर में या तो वैल्यू 0 होगी या 1 होगी। अगर 0, किसी की वैल्यू 0 है और फिर अगर उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे तो वो होगा ही नहीं एग्जीक्यूट, वो कहाँ चला जाएगा, वेटिंग लिस्ट में, ठीक, वेटिंग क्यू में चला जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा। सबसे पहली बात तो ये है सिंपल तरह से कि अगर वैल्यू 0 है तो वो वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, बाइनरी सीमाफोर की बात कर रहे हैं, ठीक है।
बाइनरी सीमाफोर में वो वैल्यू एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो पहले हम 1 1 लेके चल रहे हैं सबको कि सबकी वैल्यू 1 है, तभी ये प्रोसेस एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, तो 1 तो लेना ही पड़ेगा। ठीक, 1 का मतलब होता है कि हम क्रिटिकल सेक्शन अवेलेबल है। ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन को हम एक्सेस कर सकते हैं, और 0 का मतलब है कि क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस नहीं कर सकते, मतलब वो प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक, ठीक है, ठीक है। तो देखो पहले हमने ये प्रोसेस चलाई। ठीक, तो देखो प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग यूज कर रहे हैं कि हम लोग पहले क्या करते हैं, मतलब देखो डेडलॉक और स्टारवेशन ये सब चेक करने के लिए क्या होता है, ऐसा नहीं करते हैं कि पहले देखो अगर कोई प्रोसेस पहले एक चला ली फिर दूसरी चला ली तो ज्यादातर केस में प्रॉब्लम नहीं आती है। कि मान लो जैसे हम लोगों ने काउंट वाला एग्जांपल देखा था, अगर मान लो पहले P1 एग्जीक्यूट हो गई फिर P2 एग्जीक्यूट हो गई, कोई प्रॉब्लम आ रही थी, वैल्यू 5 की 5 ही रही थी। ठीक है, तो कहीं भी चेक करने के लिए कि कहीं प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, बीच में मतलब रोकना पड़ता है, मतलब प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग यूज करनी पड़ती है। क्योंकि देखो प्रोसेस कैसे भी एग्जीक्यूट हो सकती है ना, तो हमको वो केस देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ऐसे तो नहीं एग्जीक्यूट हो जाए कि डेडलॉक आ जाए। तो इसमें ये चेक करना है कि कहीं डेडलॉक या फिर स्टारवेशन वगैरह तो नहीं आ रहा। देखो हमने पहले क्या किया, जो P0 P1 है सबको पहले इतना इतना चलाया, मतलब P0 को पहले हमने इतना चलाया, इसको भी रोक दिया, ये चलाया। ठीक है, ठीक, तो पहले हमारा क्या है, P0 चल गया। ठीक है, ये वाला लाइन। ठीक, उसके बाद P0 चल गया। ठीक, P0 ने हमारा M0 चला दिया कि वैल्यू क्या कर दी, 1 से 0 कर दी, ये तो हुई ना। P0 ने इसकी वैल्यू 1 थी, 1 से क्या कर दी 0, और फिर P1 ने M1 को एग्जीक्यूट कर दिया, 1 से क्या हुई 0, सबकी वैल्यू पहले 1 1 लेके चल रहे हैं। ठीक है, P2 आया। ठीक, P2 इसको एग्जीक्यूट किया, P3 जो है M3 को एग्जीक्यूट किया। ठीक, P4 जो है M4 को एग्जीक्यूट किया। ठीक, तो सबकी वैल्यू इनने क्या कर दी, 0 0 हो गई। सबकी वैल्यू पहले 1 थी, 1 से क्या हो गई 0 0 हो गई। अब P1 अब इस प्रोसेस में क्या है, PM1 एग्जीक्यूट करना है। ठीक, P0 को PM1 एग्जीक्यूट करना है, लेकिन PM1 एग्जीक्यूट कैसे करेगा, PM1 तो फ्री है ही नहीं। PM1 की वैल्यू कितनी है, M1 की वैल्यू कितनी हो गई 0, तो 0 है, तो अगर M1 की वैल्यू 0 है तो ये एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। ठीक, M1 की वैल्यू क्या है 0 है, तो अब ये वाला एग्जीक्यूट होएगा नहीं। M1 जो है किसके पास है, P1 प्रोसेस के पास है। ठीक है, M1 जो है अभी M1 जो है वो किसके पास है, M1 जो है P1 प्रोसेस के पास है। ठीक, तो M1 अगर P1 प्रोसेस के पास है तो जब तक P1 फ्री नहीं करेगा तब तक ये एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। जब M1 जो है, ठीक है, तो M1 जब P1 को फ्री करेगा तभी P0 जो है एग्जीक्यूट कर पाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, तो देखो साफ सीधी बात है कि M1 की जो वैल्यू है वो क्या हो गई है, 0 हो गई है। ठीक, तो अब ये एग्जीक्यूट होगा नहीं, तो P0 जो है वो P1 का इंतजार करेगा कि P1 जो है पहले M1 को खाली करे। M1 को खाली करने का मतलब M1 को छोड़ने का मतलब M1 की वैल्यू रिलीज करे, 0 से 1 करे। ठीक, तो अभी तो M1 ने रिलीज किया ही नहीं है, तो P0 जो है किसका इंतजार करेगा कि P1 जब M1 को फ्री करेगा तब हम मतलब एग्जीक्यूट कर पाएंगे ये लाइन। ठीक, और P1 जो है M2 का वेट कर रहा है, लेकिन M2 किसके पास है, P2 के पास है। M2 P2 के पास है, जब तक P2 इसको रिलीज नहीं करेगा। M2 की वैल्यू क्या है 0, 0 का मतलब है M2 अभी अवेलेबल नहीं है, M2 जो है अभी P2 के पास है, अभी ये फ्री नहीं है दूसरे के लिए। तो जब M2 फ्री करेगा P2 को, सॉरी जब P2 M2 को फ्री करेगा तभी कोई और एग्जीक्यूट कर पाएगा। ठीक है, तो जो तुम्हारा P1 है वो M2 का वेट कर रहा, माने P2 का वेट कर रहा कि P2 खाली करे, और P2 जो है P3 का वेट कर रहा है। ठीक है, P3 जो है तुम्हारा, P3 किसका वेट कर रहा है, P3 कह रहा है कि P0, ठीक है, P3 जो है वेट कर रहा है कि M0 खाली हो। M0 जो है अभी खाली नहीं है, M0 क्या है, M0 अभी भरा है। ठीक, M0 जो है खाली नहीं है, M0 जो है P0 के पास है। जब P0 छोड़ेगा, M0 जब खाली होएगा तभी P3 यूज कर पाएगा, तो P3 जो है P0 का इंतजार कर रहा है, मतलब P0 P1 का इंतजार कर रहा है, P1 P2 का कर रहा है, P2 P3 का कर रहा है, P3 P1, ऐसे ही साइकिल चलती रहेगी। तो सब एक दूसरे का इंतजार करते रहेंगे जब तक कोई छोड़ेगा नहीं, कोई छोड़ने को तैयार ही नहीं है, तो ये ऐसी साइकिल घूमती रहेगी। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, सब एक दूसरे का इंतजार ही करते हैं, ये है हमारा डेडलॉक। क्या है, डेडलॉक, ये कभी साइकिल खत्म ही नहीं होंगे।
ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, ठीक, ये क्वेश्चन और है, ये कर लेते हैं फिर। ठीक, ये क्वेश्चन है, सपोज अ प्रोसेसर डज not have any stack pointer register, which of the following statement is true? ठीक है, अगर कोई भी सपोज अ प्रोसेसर डज नॉट हैव एनी स्टैक पॉइंटर रजिस्टर, ठीक, किसी भी प्रोसेसर के पास अगर क्या है, स्टैक पॉइंटर रजिस्टर नहीं है, तो क्या सही है? ठीक है, ये पूछा गया। ठीक, ये है तुम्हारा स्टैक पॉइंटर। ठीक है, जो स्टैक पॉइंटर होता है पॉइंट्स द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक। ठीक, ए, ठीक है, तो ये क्या है, स्टैक पॉइंटर जो होता है वो टॉप ऑफ द उसको पॉइंट करता है। ठीक, ठीक है, तो अगर देखो कोई भी एक्टिवेशन रिकॉर्ड होता है तो क्या होता है, वो स्टैक के ऊपर ही तो जाता है। ठीक है, और उसको स्टैक पॉइंटर पॉइंट करना चाहिए। ठीक, तो जब स्टैक पॉइंटर है ही नहीं उसको पॉइंट करने के लिए, जब स्टैक पॉइंटर है ही नहीं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड है स्टैक में वो क्या है, क्रिएट नहीं होगा, यही तो हुआ मतलब। ठीक, तो एक्टिवेशन देन एक्टिवेशन रिकॉर्ड इन द स्टैक कैन नॉट बी created. Okay, so it cannot have subroutine call instruction. Okay, इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा ए पार्ट। ठीक, ठीक, जब स्टैक पॉइंटर ही नहीं होएगा, ठीक है, पॉइंट करने के लिए एक्टिवेशन रिकॉर्ड को, तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड ही नहीं क्रिएट होएगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, इट कैन नॉट हैव सब रूटीन कॉल इंस्ट्रक्शन। ठीक, ठीक है, वेयर डज द स्वैप स्पेस रिसाइड? ठीक है, डिस्क हैज स्वैप स्पेस, तो स्वैप स्पेस कहाँ होता है, डिस्क में। ठीक, तो इसका आंसर हो गया बी। ठीक है, जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दिया करें। ठीक है, लाइक लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, और जो लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो यूट्यूब है, जो तुम्हारा यूट्यूब है उसमें होता क्या है, उसकी एल्गोरिदम कैसी है कि अगर लोग जो हैं ज़्यादा लाइक करते हैं या फिर कमेंट करते हैं, ठीक है, कमेंट करते हैं, तो इसकी जो रीच है वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, व्यूज़ भी बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर व्यूज़ बढ़ेंगे मतलब मेरा वीडियो ज़्यादा लोग देखेंगे तो मेरे अंदर मोटिवेशन आएगा और बनाने का कि हाँ और बनाए वीडियो। ठीक है, देखो अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आए तो आप तभी मतलब लाइक करें, अदरवाइज लाइक मत करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आए तो लाइक करें। ठीक है, और अगर आपको कोई कमी लगे कि मतलब इस तरह से आप ये ठीक नहीं पढ़ा रही हो, मतलब ऐसे पढ़ाना चाहिए आपको, ठीक है, तो आप वो अपना सजेशन कमेंट में दे सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहली चीज़ क्या है, हम आपको क्या बोलना चाहते हैं कि आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, और जो इस चैनल पे नए हैं, ठीक है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक और एग्जाम है यूपी पीसीएल एई। ठीक है, तो उसका जो सिलेबस है वो भी गेट से, उसका भी सिलेबस क्या है, जो गेट का सिलेबस है। ठीक है, और जो तुम्हारा हो गया पॉलीटेक्निक लेक्चरर, ठीक, उसका भी मतलब क्या है,
उसका भी सिलेबस यही है, ठीक है, गेट का। और ठीक है, मैं आप लोगों को नेट के क्वेश्चंस भी कराऊंगी, ठीक है। जितने भी एग्जाम हैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, लाइक बार्क, इसरो, कंप्यूटर पॉलिटेक्निक लेक्चरर, ठीक है, यूपीपीसीएल, एई, गेट, या जो भी एग्जाम है, ठीक है, तो मेरे जो वीडियोज हैं या फिर जो भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड न्यू वैकेंसी वगैरह आएगी, तो जो मेरे वीडियोज हैं वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, और जो इस चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा वीडियो जो है ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ठीक है, जिससे मेरे वीडियो की रीच बढ़े, ठीक है। तो रीच बढ़ेगी तो मेरे व्यूज़ भी ज़्यादा आएंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और बनाने के लिए, ठीक है, ठीक है। और आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि कैसे मैं अपने आप को और इम्प्रूव करूं, ठीक। मेरा यूट्यूब चैनल नया है, ठीक है, तो मुझे तो आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। तभी मेरा मन भी करेगा, तभी मैं मतलब मोटिवेट होंगी ज़्यादा से ज़्यादा, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाऊंगी, ठीक है। तो अगर आप लोग मेरे को मोटिवेट करेंगे तो मैं वीडियो बनाती रहूंगी, ठीक है, ठीक है। वैसे ज़्यादा व्यूज़ तो आते नहीं है, ठीक। तो वो सब आपके ऊपर है कि आप लोग मुझे कितना मोटिवेट करते हैं कि मैं और वीडियो बनाऊं, ठीक है, ठीक। तो मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक। अगर आप चाहें तो आप सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लाइक जरूर कर दिया करिए, जिससे ज़्यादा लोगों तक मेरे वीडियो की रीच हो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, व्यूज़ बढ़ेंगे तो मेरा मन करेगा और बनाने का, जल्दी जल्दी वीडियो बनाने का, ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।